बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला पार्ट इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने सेकेंड पार्ट का स्टार्ट भी कर लिया था, जिसमें हम हिस्ट्री को देख रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कब से शुरू हुए और किन फीचर्स के साथ हमारे पास आए। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम डिवाइड करते हैं हिस्टोरिकली, तो दो मेन कैटेगरीज बनती हैं। एक को हम मेन फ्रेम सिस्टम्स कहते हैं और एक को हम डेस्कटॉप सिस्टम्स कहते हैं। मेन फ्रेम सिस्टम्स उन कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नाम है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और मिनी कंप्यूटर्स के लिए आए थे, जिनमें से सबसे पहला जो टाइप था बैच सिस्टम, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और डेस्कटॉप सिस्टम्स उन कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कहा जाता है जो माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए आए थे। फिलहाल हम लोग मेन फ्रेम सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं। बैच सिस्टम को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या थी उस दौर में। एक तो रैम, उस जमाने में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के रैम थे वो एक वक्त में एक ही जॉब को अकोमोडेट करते थे, पहला लिमिटेशन। उससे नुकसान क्या होता था कि जो सीपीयू था उस दौर का, वो ज़्यादातर आइडल रहता था। जब किसी जॉब को किसी और डिवाइस की ज़रूरत पड़ती थी, तब हमारा सीपीयू आइडल रहता था। और दूसरा ड्रॉबैक उसमें यह था कि यूज़र इंटरैक्शन पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि बैच की सूरत में जॉब्स इंटर किए जाते थे, तो जब तक पूरा बैच एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, उस वक्त तक यूज़र इंटरैक्शन सिस्टम के साथ पॉसिबल नहीं थी। आज हम मेन फ्रेम सिस्टम में बैच सिस्टम के बाद जो दूसरा दौर आया, उसको हम डिस्कस करेंगे। टाइम पीरियड अगर मैं आपको बता दूं बैच सिस्टम का, तो बैच सिस्टम हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 45 में 1945 में वहाँ से स्टार्ट हुए थे। जनरली 1947-48, यानी आप यूँ कह लें कि मिड ऑफ 40s से लेके ये हमारे पास या लेट 40s से स्टार्ट हुए और इसका दौर चला है लेट 50s तक डेस्कटॉप सिस्टम्स का। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बैच सिस्टम के बाद आने वाला जो दूसरा सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम मल्टी प्रोग्राम्ड या मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और उसका टाइम पीरियड जो है वो अर्ली 50s का है। ये भी काफ़ी चले हैं। अर्ली 50s से लेके मिड ऑफ 60s तक हमारे पास ये मल्टी प्रोग्राम सिस्टम चले हैं। वो क्या होते हैं और वो क्यों इवॉल्व हुए, क्यों आए हमारे पास, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और भी यहाँ बता दूं कि कोई भी जब एक नई चीज़ आती है तो वो पिछली, उससे पहले की बनाई हुई चीज़ की जो लिमिटेशंस होती हैं उसको देख के बनाया जाता है, उन लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए बनाया जाता है। मगर उस पिछली चीज़ के जो बेनिफिट्स होते हैं, जो प्लसेस होते हैं, वो अपने साथ कैरी करता है। तो बैच सिस्टम की लिमिटेशंस, जैसे मैंने कहा कि एक तो सीपीयू आइडल ज़्यादा रहता था उनमें, और रैम में एक वक्त में एक ही जॉब अकोमोडेट हो सकता था। ये जो लिमिटेशंस थी, इन लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस कराए गए। उसके क्या फीचर्स हैं और वो किन प्लसेस को लेके चल रहा है, लेकिन साथ में कौन से उसके अपने लिमिटेशंस हैं, उनको हम आज देखेंगे। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम जो हमारे पास आए हैं बैच सिस्टम के बाद, ये दौर है अर्ली 50s का और ये चले हैं तकरीबन मिड 60s तक। अल्फाज पे ज़रा गौर करें, मल्टी प्रोग्राम्ड
नाउ प्रोग्राम का मतलब आपको पहले से मालूम है। प्रोग्राम को हम किस कॉन्टेक्स्ट में लेंगे? एक सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे। मगर किस तरह का सॉफ्टवेयर? जिस तरह हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करते हैं वहां भी हमने कहा था कि एक प्रोग्राम है, मगर किस तरह का प्रोग्राम है वो हमारे पास सिस्टम प्रोग्राम की सूरत में आता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर की सूरत में आता है। यहां पे जो हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, अगेन हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, मगर किस तरह के सॉफ्टवेयर? तो जैसे हमने बैच सिस्टम में बात की थी रैम के स्ट्रक्चर की, कि अगर आप उनका रैम देखें, मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ बैच का जो हमने कल के लेक्चर में देखा था, तो ये उनके रैम का स्ट्रक्चर था। थोड़ा सा पार्ट मॉनिटर के हवाले हो जाता था और रिमेनिंग जो रैम थी, ये सिर्फ आपको 2 ही पार्टीशंस नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक वक्त में एक यूजर जॉब अकोमोडेट हो सकता था। यूजर जॉब मतलब यूजर प्रोग्राम, मतलब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो रैम में थोड़ा सा पार्ट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने लिया है, तो रेस्ट ऑफ द रैम इज डिवाइडेड अमंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो बैच में एक वक्त में एक जॉब, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम रैम में आता था। इसी ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए, इसी लिमिटेशन को खत्म करने के लिए हमारे पास आया है मल्टी प्रोग्राम्ड, यानी यूजर प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, मगर एक वक्त में एक से ज्यादा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, वो अब हम रैम में स्टोर करा सकते हैं। सो ये डेफिनेशन भी आपको नजर आ रही है। मल्टी प्रोग्राम्ड का क्या मतलब है? सेवरल जॉब्स आर केप्ट इन मेन मेमोरी। सेवरल जॉब्स मीन्स कि एक से ज्यादा यूजर प्रोग्राम्स को आप एक वक्त में रैम में रख सकते हैं, जैसे कि ये डायग्राम भी आपको बता रहा है। एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में एक से ज्यादा यूजर प्रोग्राम्स को रैम में रखा जा सकता है। एंड देन द CPU गेट्स मल्टीप्लेक्स्ड अमंग देम। मैंने मल्टीप्लेक्सिंग आपको पहले भी बताई थी। मल्टीप्लेक्सिंग अगर याद हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन में हमने देखा था एफिशिएंट यूज ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर एक ही होता है, यूज करने वाले एप्लीकेशंस बहुत सारे होते हैं, तो फिर उस हार्डवेयर को मल्टीप्लेक्स किया जाता है उन एप्लीकेशंस के बीच में, जिसे हमने कहा था यूज ऑफ हार्डवेयर इन एफिशिएंट मैनर। सिमिलरली CPU भी एक है और यूज करने वाले जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं रैम में। ये 4 इस वक्त रैम में मौजूद हैं एप्लीकेशंस, और CPU आपके पास एक ही है। तो CPU को फिर क्या किया जाएगा? मल्टीप्लेक्स किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? कुछ टाइम के लिए एक जॉब उसको यूज करेगा, उसके बाद उसको रोका जाएगा, फिर दूसरे जॉब के हवाले CPU कर दिया जाएगा, फिर उसे रोका जाएगा, फिर तीसरे जॉब के हवाले उसको किया जाएगा, और उसके बाद उसको रोक के चौथे जॉब के हवाले उसको किया जाएगा। दिस इज मल्टीप्लेक्सिंग। सो एक वक्त में बहुत सारे जॉब्स आ रहे हैं, यूजर प्रोग्राम्स रैम में आ रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि वो जो CPU की आइडलनेस थी, जो बैच में आ रही थी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक वक्त में एक ही जॉब आ रहा है, तो ये जॉब जब किसी और डिवाइस की रिक्वेस्ट करता है तब तक CPU हमारा आइडल रहता है, क्योंकि CPU के पास कुछ और करने के लिए है नहीं। लेकिन मल्टी प्रोग्राम का बेनिफिट क्या हुआ कि जब जॉब 1 अगर किसी दूसरे हार्डवेयर की रिक्वेस्ट करता है, तो उस दौरान CPU जो है वो जॉब 2 के हवाले कर दिया जाता है। जॉब 1 किसी और डिवाइस को यूज कर रहा है और जॉब 2 जो है वो CPU के ऊपर रन कर रहा है। इससे क्या हुआ कि वो जो कंपैरेटिवली CPU की आइडलनेस थी, जो बैच के केस में आ रही थी, वो कंपैरेटिवली रिड्यूस हो गई। मैंने आपको कल भी बताया था कि 100% हम CPU की आइडलनेस को आज भी खत्म नहीं कर पाए हैं, मगर यस, वक्त के साथ साथ उस आइडलनेस को, आइडलनेस मीन्स कि वो जो डिले आता है, वो जो रुकावट आती है, वो कुछ देर का जो ठहराव आता है CPU के इस्तेमाल में, उसमें वक्त के साथ साथ कमी आती गई है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए गए हैं, ऐसे हार्डवेयर भी उनके अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम
उन हार्डवेयर को इतना एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है कि वो जो डिले उन हार्डवेयर में आता था पहले, वो अब किसी हद तक वक्त के साथ साथ कम होते होते काफी हद तक अब कम हो चुका है, मगर खत्म अब भी नहीं हुआ। आइडलनेस आज भी मौजूद रहती है, और ये कैसे रहती है आने वाले चैप्टर्स में। करंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी वो आइडलनेस, पर्टिकुलरली सीपीयू के केस में, क्योंकि सीपीयू का जो टाइम है इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही कॉस्ट को इफेक्ट करता था उस दौर में। वो कैसे आज भी हमें नजर आती है वो आपको मैं वहां बताऊंगी। सो यहाँ पे मल्टी प्रोग्राम्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि वो जो पिछला जो बैच सिस्टम की एक लिमिटेशन थी, और वो क्या थी, दो लिमिटेशन जैसे मैंने आपको बताई हैं। एक कि ये रैम जो है वो एक वक्त में एक ही जॉब को अकोमोडेट करता है, और दूसरा जो लिमिटेशन उस बैच सिस्टम में था उस टाइम में, वो था कि जी इन में यूजर इंटरैक्शन ऑन द स्पॉट पॉसिबल नहीं थी। यहाँ पे हम मल्टी प्रोग्राम में पहली लिमिटेशन को तो खत्म कर रहे हैं, यानी रैम अब स्पेस जो है रैम की वो जाया नहीं जा रही है। हमने रैम को आप देख रहे हैं तो मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया है। कुछ पार्टीशन कुछ स्पेस उसी तरह से मॉनिटर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा है, और रिमेनिंग ऑफ द रैम जो है उनको हमने फर्दर पार्टीशंस में स्प्लिट करके यूजर जॉब्स को प्लेस करना शुरू कर दिया है। मेमोरी की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन जो है वो अब पॉसिबल हो गई है इन मल्टी प्रोग्राम सिस्टम्स, यानी वहां पे एक वक्त में एक ही जॉब आता था बैच के केस में, अब एक वक्त में बहुत सारे जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये जॉब का वर्ड भी थोड़ा ट्रिकी है। मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बोला था कि जॉब मीन्स एनी यूजर टास्क, एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम, एनी यूजर प्रोग्राम। फिलहाल के लिए आप जॉब को यही समझिए कि जॉब मीन्स एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम, एनी यूजर प्रोग्राम, एनी यूजर टास्क। आगे चल के मैं थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन को चेंज करूंगी, कुछ और एक और टर्मिनोलॉजी को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो फिर जॉब की रहेगा यूजर प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में, मगर थोड़ा सा इसका जो यूज है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल आप इसको समझें कि जॉब हम कह रहे हैं यूजर प्रोग्राम को, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कह रहे हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, लिमिटेशंस की मैं बात करी थी। जो दो लिमिटेशंस हमने बैच में आइडेंटिफाई किए थे, एक को तो मल्टी प्रोग्राम सिस्टम ने कवर अप कर लिया कि अब वो जो रैम की सीपीयू की जो आइडलनेस थी वो काफी हद तक कम हो गई है ड्यू टू एफिशिएंट यूज ऑफ रैम। अब चूंकि एक से ज्यादा जॉब्स आ गए हैं तो सीपीयू कम आइडल रहता है। मगर वो जो दूसरा लिमिटेशन था कि जी यूजर इंटरैक्शन बैच में पॉसिबल नहीं थी, तो यूजर इंटरैक्शन मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में भी पॉसिबल नहीं है। जब एक जॉब एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस दौरान यहां पर भी इंटरैक्शन पॉसिबल नहीं थी। बैच की सूरत में तो नहीं थे, बट स्टिल जॉब्स जो थे वो उनमें इंटरैक्शन जो था वो ऑन द स्पॉट पॉसिबल नहीं था। ये वो लिमिटेशन था जिसको कवर अप नहीं किया गया, तो उसको कवर अप करने के लिए फिर मेन फ्रेम सिस्टम के अंदर ही एक और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसको हम अभी आगे चल के देखते हैं। मेन फ्रेम सिस्टम में आप देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से फीचर्स ऐड किए गए जो बैच सिस्टम के मुकाबले में नहीं थे। अब आप देखें कि वक्त के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। बैच सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं थी, मगर जूं-जूं हम मजीद फीचर्स, मजीद फंक्शनैलिटीज दे रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उसका आर्किटेक्चर भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, उसके ऑपरेशंस भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें जूं-जूं लोगों को हम बेनिफिट देते जाएंगे तो जाहिर है फिर काम को मैनेज करने का तरीकाकार भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। कौन कौन से फीचर्स जो यूजर को दिए गए हैं, यूजर को बेनिफिट देने के लिए मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में ऐड किए गए हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड किए गए हैं, वो क्या कि बहुत सारे जो आईओ रूटीन्स थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐड कर दिए गए। यानी इसका मतलब क्या है कि वो जो डिवाइसेस कनेक्टेड थी
उनके फंक्शंस बाकायदा, रूटीन मीन्स फंक्शन, उन डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए जो कोड लिखा गया था वो अब ऑपरेटिंग सिस्टम की कंट्रोल में थे। पहले डिवाइसेस ही कंट्रोल कर रहे थे, उससे पहले उन रूटीन्स को डिवाइस डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता था। मगर अब इस मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम में क्या हुआ कि वो कंट्रोल डिवाइसेस से हटके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला गया है। अब अगर किसी जॉब को किसी हार्डवेयर की ज़रूरत है, किसी आईओ की ज़रूरत है, तो वो बजाय आईओ से खुद इंटरैक्ट करे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये इनपुट डिवाइस चाहिए है, ये आउटपुट डिवाइस चाहिए है। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिवाइस जो है वो उस डिवाइस का पर्टिकुलर जो रूटीन है, वो फंक्शन है, वो उनके लिए एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हार्डवेयर का टोटल कंट्रोल अब चला गया किसके पास? सिस्टम के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला गया। डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करके डिवाइस जो वो हैं एप्लीकेशंस हैं, जॉब्स हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करके डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। एक तो ये फीचर आ गया। दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे मैंने अभी पीछे कहा कि रैम को मेमोरी, आपको मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ पे वर्ड मेमोरी का इस्तेमाल हो तो आप समझ जाएं कि हम रैम की बात कर रहे हैं। तो अभी आपने पीछे आर्किटेक्चर भी देख लिया कि एक वक्त में बहुत सारे यूज़र जॉब्स जो हैं हम रैम में प्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बाकायदा रैम की प्रॉपर मैनेजमेंट होने लगी है। अब जब मैनेजमेंट होगी तो इसका मतलब है कि कोई तरीक़ाकार भी होगा, कोई प्रोसीजर होगा ये मैनेज चीज़ों को मैनेज करने के लिए, रैम को मैनेज करने के लिए। और वो तरीक़ाकार क्या, उसमें बहुत सारी कंसिडरेशंस होती हैं। ये हमारे जब मेमोरी मैनेजमेंट का चैप्टर आएगा वहाँ पे हम देखेंगे कि आपने कितना स्पेस रैम का कौन सी जॉब को देना है। उसके फिर जो उसकी पार्टीशंस होती हैं हमने रैम की, हर एक पार्टीशन की स्पेसिंग बाकायदा कि कहाँ पे जो बाउंड्रीज हमने ड्रॉ की हुई हैं लोकेशंस की, उन पे चेक रखना है कि एक जॉब दूसरी जॉब के लोकेशन या बाउंड्री के वायलेशन ना करे। सो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। जब तक बैच में एक ही जॉब था तो ये फिक्र नहीं थी मेमोरी मैनेजमेंट की, वो जितना स्पेस है वो एक ही जॉब के ऊपर है, के पास है, तो हमें कोई बॉर्डर मैनेजमेंट की, कोई पार्टीशन मैनेजमेंट की फिक्र नहीं थी। मगर अब जब हमने बहुत सारे रख दिए हैं जॉब्स रैम में, तो फिर आपको हर पार्टीशन में ये भी ख्याल रखना है कि एक जॉब दूसरी जॉब की स्पेस की वायलेशन ना करे, बॉर्डर की वायलेशन ना करे। तो फिर हमें चेक्स भी लगाने पड़ेंगे। तो अब मैनेजमेंट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, रैम की मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स हो गई है। सो जितना आप फैसिलिटेट करते जा रहे हैं यूजर को, उतना ही काम जो है वो कॉम्प्लेक्स भी होता जा रहा है। फिर तीसरा जो बेनिफिट रखा गया, तीसरा जो फीचर ऐड किया गया मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम में, वो था जी सीपीयू शेड्यूलिंग का। सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब क्या है? वो जो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं जी ये डिवाइस एलोकेशन करता है। एक डेफिनेशन हमने कही थी ना कि इसको हम रिसोर्स एलोकेटर के तौर पे भी लेते हैं या रिसोर्स मैनेजर के तौर पे भी लेते हैं। तो सेम इज द केस, सीपीयू को एलोकेट करना कब, चूंकि बहुत सारे जॉब्स आ गए हैं रैम में, कब कौन से प्रोसेस को, कौन से जॉब को सीपीयू एलोकेट करना है, कितने टाइम के लिए एलोकेट करना है, कब उसे को डी एलोकेट कर देना है सीपीयू को। तो ये सारा डिसीजन, इसको हम कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। और इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं जो हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे भी, क्योंकि जो हमारे करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका स्ट्रक्चर भी मल्टी प्रोग्राम्ड ही जैसा है। रैम के स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ। अब भी हम एक से ज़्यादा जॉब्स ही रैम में प्लेस कर सकते हैं, तो फिर हमें सीपीयू शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। तो सीपीयू की एलोकेशन करना, सीपीयू को मैनेज करना, कितने टाइम के लिए कौन से जॉब को सीपीयू देना है, कब उनसे वापस लेना है, कब किसको देना है। रिक्वेस्ट एक से ज़्यादा कर सकते हैं, एक से ज़्यादा जॉब्स एक ही वक्त में सीपीयू का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये डिसाइड करना कि कब कौन सी जॉब को पहले सीपीयू असाइन होगा, कितने टाइम के लिए असाइन होगा, कब उससे वापस लिया जाएगा, इस सारी मैकेनिज्म को सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। और ये आपका मल्टी प्रोग्राम में जो सिस्टम है उसमें ये फीचर ऐड कर दिया गया। तो अगेन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम को अब ज़्यादा काम करना पड़ रहा है।
एंड सिमिलरली बाकी जितने भी डिवाइसेस हैं, आईओ डिवाइसेस हैं और भी कोई डिवाइस अगर लगा हुआ है, उनकी एलोकेशन उसी तरह से जैसे सीपीयू भी तो एक डिवाइस हार्डवेयर ही है ना, आपके पास एक डिवाइस ही है, वो भी एलोकेट होता है, तो बाकी डिवाइसेस की भी शेड्यूलिंग करना, किसको कब असाइन करना है, वो सारे का सारा मैकेनिज्म भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो ये वो सारे फीचर्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। यूज़र की फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, यूज़र को काम करना आसान हो गया है, मगर ऑपरेटिंग सिस्टम खुद में कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम के बाद हमारे पास जो तीसरा सिस्टम आया मेन फ्रेम सिस्टम के अंडर, वो है जी टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये दौर था मिड 60s का, यहाँ से ये स्टार्ट हुए हैं। मिड 60s से हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम आ गए। अब आप ये देखिए कि पहले हमारे पास आए बैच सिस्टम, उसमें हमने कुछ लिमिटेशंस देखी। उस लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए हमने मल्टी प्रोग्राम सिस्टम को लिया। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम कुछ लिमिटेशंस को तो ख़त्म करने में कामयाब हुआ, लेकिन कुछ जो हैं वो उसी तरह से रहे। फिर हमारे पास तीसरा आया है जी टाइम शेयरिंग सिस्टम का। अब जैसे मैंने पहले बात की कि कोई भी नया चीज़ तब आती है जब पिछली या पुरानी चीज़ में कोई खामी होती है। उन खामियों को दूर करने के लिए हम एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो सेम इज़ द केस, पिछली चीज़ के बेनिफिट्स उसी तरह से चलते जाएंगे, मगर पिछली चीज़ के जो ड्रॉबैक्स हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनको हम नई चीज़ में हैंडल करने की, मैनेज करने की, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कुछ कोशिश मल्टी प्रोग्राम ने की और कुछ कोशिश जो है वो अब टाइम शेयरिंग करेगा। तो जैसा इसके नाम के साथ ही मैंने लिखा हुआ है कि एक खामी जो मल्टी प्रोग्राम से रह गई थी वो क्या थी कि जो इंटरेक्शन था, लाइव इंटरेक्शन, ऑनलाइन इंटरेक्शन, उसी वक्त में पॉसिबल नहीं था बैच में भी और मल्टी प्रोग्राम में भी। तो वो खामी जो है वो टाइम शेयरिंग ने ख़त्म कर दी। टाइम शेयरिंग उसी तरह से मल्टी प्रोग्राम स्ट्रक्चर रैम का यूज़ करता है, क्योंकि वो तो बेनिफिट है, बेनिफिट को तो साथ लेके चलना है, मगर जो खामियां हैं उसको कवर अप करना है। तो मेमोरी का स्ट्रक्चर उसी तरह से है, मोर देन वन जॉब्स एट द सेम टाइम इन रैम। और जो खामी रह गई थी वो थी इंटरेक्शन की, कि यूज़र इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं थी। जब एक एप्लीकेशन चल रही है उस दौरान इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं था, वो एक खामी जो है वो टाइम शेयरिंग ने पूरी कर दी। अच्छा, लफ्जी मतलब टाइम शेयरिंग का क्या है, ज़रा अल्फाज पे गौर करें। टाइम शेयर किया जा रहा है। अब किस चीज़ का टाइम शेयर किया जाता है? अगर आप गौर करें तो जितने भी हार्डवेयर हमारे सिस्टम में लगे हुए हैं, हमारे कंप्यूटर के साथ जितने भी हार्डवेयर लगे हैं, हर हार्डवेयर एक एक इंस्टेंस ही लगा हुआ है। चाहे आईओ है तो एक है, यानी कीबोर्ड है तो एक है, माउस है तो एक है, प्रिंटर है तो एक है, स्क्रीन है तो एक है, रैम है तो एक है, सीपीयू है तो एक है। तो अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो तमाम हार्डवेयर का टाइम जो है वो शेयर होगा। क्यों? क्योंकि इन तमाम हार्डवेयर को यूज़ करने वाले जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो तो काफ़ी सारे हैं सिस्टम में। तो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में तो हम इस तरह से ले सकते हैं कि सारे के सारे हार्डवेयर का टाइम जो है वो शेयर किया जाता है। कीबोर्ड है, आपने 4 एप्लीकेशन ओपन की हैं तो कीबोर्ड एक वक्त में एक ही एप्लीकेशन को इनपुट दे सकता है, फिर दूसरी एप्लीकेशन को इनपुट देगा, फिर तीसरी को देगा, फिर चौथी को देगा, यानी एक वक्त में एक ही को इनपुट दे सकता है। इसी तरह बाकी सारे हार्डवेयर। लेकिन स्पेसिफिकली अगर इस टाइम शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे सीपीयू के टाइम की बात की जाती है। सीपीयू भी एक हार्डवेयर है, उसको लिया जाता है। आप अगर रैम को भी देखें ना तो रैम को भी तो हमने शेयर कर दिया ना, एक वक्त में एक से ज्यादा जॉब्स उसमें आ रहे हैं, इसका मतलब है रैम भी शेयर हो गया, मगर वो फिर स्पेस शेयरिंग के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, टाइम शेयरिंग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता, क्योंकि वो स्पेस शेयर कर रहा है जॉब्स के बीच में। टाइम किन किन का शेयर होता है? वो सीपीयू हो गया, वो आपके आईओ हो गए, और कोई डिवाइस है तो उनका टाइम जो है जो एक वक्त में किसी एक
जॉब को सर्विस दे सके, अपना टाइम दे सके, तो वो टाइम शेयरिंग की केस में आ जाता है। जैसे डॉक्टर की आप देख लें तो एक वक्त में वो एक ही पेशेंट को सर्विस दे सकता है, उस पेशेंट के बाद वो दूसरे पेशेंट को टाइम देगा, ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल स्पेस भी दे रहा है और वहां पे डॉक्टर भी हैं, स्पेस शेयरिंग भी हो रही है प्लस डॉक्टर्स का टाइम भी शेयर हो रहा है। यहां पे हम अगर स्पेसिफिकली बात करें, जैसे अभी मैंने कहा, तो हम सीपीयू के कॉन्टेक्स्ट में इसको लेते हैं। ये क्या किया जाता है कि सीपीयू का टाइम जो है, यानी सीपीयू एक ही है, उसका टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया जाता है और बहुत सारे यूजर्स के बीच में इसको स्प्लिट कर दिया जाता है। अब जनरली ये स्प्लिटिंग कैसे होती है, या ये जो सीपीयू का टाइम है उसकी असाइनमेंट कैसे होती है, ये होते हैं कि यूजर जो हैं वो मल्टीपल टर्मिनल्स के ऊपर बैठे हुए हैं और एक ही सीपीयू है, एक ही मेजर सर्वर है, और जितने भी टर्मिनल्स पे यूजर कनेक्टेड हैं उनके पास प्रोसेसर्स नहीं हैं अपने, वो डम टर्मिनल्स उनको हम कहते हैं, जिनके पास सिर्फ आईओ डिवाइसेस हैं। वो सिर्फ अपना डाटा देते हैं, अपना प्रोग्राम देते हैं, सेंट्रलाइज्ड एक प्रोसेसर है और वो उनकी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करता है। इनपुट वहां से आता है, उन टर्मिनल से आता है, प्रोसेसिंग एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन के ऊपर होती है। जैसे आप देख रहे हैं आपके बैंकिंग सिस्टम वगैरह जो हैं, हम सारे डम टर्मिनल्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उन एप्लीकेशंस को। हम सिर्फ डाटा देते हैं, अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं और प्रोसेसिंग किसी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन के ऊपर उसकी होती है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि हम सारे जितने भी टर्मिनल्स हैं, जिनके पास भी वो बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सीपीयू का टाइम हमारे लिए जो सेंट्रलाइज्ड उनका सर्वर है, वो जो एक प्रोसेसर वहां लगा हुआ है, उसका टाइम हमारे बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है। तो यहां पर भी ये उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। टाइम सीपीयू का शेयर्ड है अमंग डिफरेंट टर्मिनल्स, वो रिमोट टर्मिनल्स भी हो सकते हैं, जैसे हम लोग यूज करते हैं बैंकिंग सर्वर्स, कहीं पड़े हैं, हम लोग कहीं बैठे हैं और उसको एक्सेस कर रहे हैं। सेम इज द केस वहां पर भी है। लेकिन अब तो हमारे कंप्यूटर्स जो हैं या हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं वो डम तो नहीं है ना, हमारे तो अपने प्रोसेसर्स हैं, उनके पास अपने सीपीयू कैपेबिलिटी है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, तो वो उस तरह से डम टर्मिनल नहीं है। लेकिन ये जिस दौर की बात हो रही है उस दौर में प्रोसेसर एक ही जगह पे था और डम टर्मिनल्स जो थे, यानी सिर्फ आईओ कैपेबिलिटी जो थी वो रिमोट टर्मिनल्स के ऊपर थी। लोगों के जो कंप्यूटर थे उनके पास सिर्फ और सिर्फ आईओ की कैपेबिलिटी थी, प्रोसेसिंग की नहीं। तो फिर वो सीपीयू का टाइम जो थे वो परचेज करते थे किसी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन के ऊपर, कोई मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा हुआ है और वहां से सिर्फ टाइम जो है परचेज किया जाता था। अगेन सीपीयू का टाइम इज कॉस्टली, तो वो जो उनको कॉस्ट पड़ती थी वो उस टाइम की पड़ती थी। तो सीपीयू का टाइम, अगर एक वक्त में 10 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो 10 के बीच में सीपीयू तो एक ही है, उसका टाइम डिवाइड कर दिया जाता था। एक कंप्यूटर को कितना टाइम मिल रहा है उसी हिसाब से फिर दूसरे को मिल रहा है, फिर तीसरे को, और इस तरह से एक वक्त में 10 जो लोग थे वो अपनी एप्लीकेशंस सबमिट करते थे और उनकी एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट की जाती थी। अब यहाँ पे वही बात हुई कि रैम चूंकि वो है प्रोसेसर के साथ, जो सेंट्रलाइज सर्वर है उसके साथ है, तो एक वक्त में अगर 10 टर्मिनल कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है कि 10 जॉब्स जो हैं वो रैम में आ चुके हैं और उनके बीच में सीपीयू का टाइम स्लाइस कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। अगर यहाँ पे हम अपने सिस्टम की बात करें तो हमारे जो करंट सिस्टम है वो भी टाइम शेयरिंग ही है। यूजर एक ही हो गया है, हमारे पास अपना ही प्रोसेसर है, अपने ही आईओ डिवाइसेस हैं, रैम में हम आज भी एक से ज्यादा जॉब्स को प्लेस कर देते हैं और फिर सीपीयू चूंकि एक ही है तो उन जॉब्स के बीच में वो स्विच करता रहता है, मल्टीप्लेक्स करता रहता है। तो वो रिमोट के केस में होता था उस दौर में, लेकिन आज एक ही कंप्यूटर के अंदर भी टाइम शेयरिंग ही हो रही है। मगर टाइम शेयरिंग किस चीज की टाइम शेयर हो रही है? मैंने वैसे कहा आपके बहुत सारे हार्डवेयर के होता है, मगर जनरली ये जो टर्म है ये सीपीयू के केस में इस्तेमाल होता है। तो सीपीयू का टाइम जो है वो शेयर किया जा रहा है। तो उस दौर के हवाले से, टर्मिनल्स के हवाले से बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ये क्या कह रहा है कि द सीपीयू इज मल्टीप्लेक्स्ड अमंग सेवरल जॉब्स दैट आर केप्ट इन मेमोरी एंड ऑन डिस्क। मैंने पहले भी आपको बताया था डिस्क, अब देखिए मेमोरी
मीन्स रैम, डिस्क मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज। मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर मेमोरी का वर्ड आता है तो आप समझ जाएं कि हम रैम की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी स्टोरेज का वर्ड जब भी आएगा तो बाकायदा मेंशन किया जाएगा। सो यहाँ पे डिस्क मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज। मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले रैम में लोड किया जाए। हार्ड डिस्क से या डिस्क से एग्जीक्यूशन जो है वो नहीं हो सकती है। जैसे ब्रैकेट में मैंने लिखा भी हुआ है कि सीपीयू सिर्फ उस जॉब को असाइन होगा, एलोकेट होगा जो रैम में आएगा, जो मेमोरी में आएगा। डिस्क पर से एग्जीक्यूशन नहीं होती है। हमारे आज के सिस्टम भी यही कर रहे हैं। हार्ड डिस्क पर से एग्जीक्यूशन नहीं होगी। आप जब किसी एप्लीकेशन को हार्ड डिस्क पे जाके क्लिक करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, तो क्लिक का मतलब ही ये है कि आप उसको उठा के रैम में लेकर आ रहे हैं और तब वो एग्जीक्यूट करता है। तो उस दौर में भी यही होता था कि स्टोरेज पे यूजर के पास चूंकि आईओ की कैपेबिलिटी थी, हार्ड डिस्क था सिर्फ उनके पास। हार्ड डिस्क भी उस जमाने में क्या थे, ये स्टोरेज जो टेप्स ड्राइव जो मैंने पहले बात की थी उस वही वाले थे स्टोरेजेस। वहीं से डाटा उठाया, वहीं से एप्लीकेशन उठाई, सेंट्रलाइज सर्वर को दे दी और सर्वर के पास रैम है, एक से ज्यादा टर्मिनल से जॉब्स आ रहे हैं। यूजर सिर्फ वक्त के साथ साथ प्रोसेसर सर्वर जो है वो उनको रिस्पॉन्ड करता था, भाई आपका एप्लीकेशन ये इनपुट मांग रहा है, तो यूजर रिमोटली अपने टर्मिनल से सिर्फ इनपुट दे सकता था। वो इनपुट दोबारा से जाता था उस सीपीयू के पास, प्रोसेसिंग होती थी और दोबारा से कुछ मांगना होता था तो रिस्पॉन्स भेजा जाता था। और फाइनल जो आउटपुट है वो यूजर की डिस्प्ले स्क्रीन आउटपुट जो यूनिट था उस पर डिस्प्ले कर दिया जाता था। सो दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टाइम शेयरिंग। मगर आप यहाँ पे देख लें कि ये इंटरैक्टिव हो गए हैं, ऑनलाइन इंटरैक्शन पॉसिबल हो गई है कि ये वो स्टार्टिंग दौर था कि जब एप्लीकेशन के साथ यूजर का ऑन द स्पॉट या ऑनलाइन इंटरैक्शन जिसे आप कहते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन जिसे आप कहते हैं, या इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग की जो बुनियाद थी वो टाइम शेयरिंग सिस्टम से पड़ी। कि अगर प्रोग्राम में कोई इनपुट की डिमांड आ गई है तो अब आप फौरन से इनपुट दे सकते हैं। एप्लीकेशन रुक जाती है, आप उस वक्त इनपुट दे सकते हैं। अगर आप देखें तो हमारे करंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसी के ऊपर चल रहे हैं कि हम जब भी प्रोग्राम हमसे इनपुट मांगता है वो रुक जाता है, उस वक्त तक नहीं आगे बढ़ेगा जब तक कि आप उसको इनपुट प्रोवाइड ना कर दें। कोई एरर आ गया उसी वक्त रुक जाता है, आप जब तक एरर रिमूव नहीं करेंगे वो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। सो ये इब्तिदा इस ऑनलाइन इंटरैक्शन की, ऑनलाइन कम्युनिकेशन की या इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग की जो बुनियाद है, ये मिड 50s में जो पड़ी है हमारे पास, ये वहां से इसकी स्टार्टिंग हुई है। टाइम शेयरिंग सिस्टम से इसकी स्टार्टिंग हुई है। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि कोई भी जॉब, अ जॉब इज स्वैप्ड इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी टू द डिस्क। यानी किसी भी वक्त मेमोरी से डिस्क की जानिब स्वैपिंग जॉब्स की आसान थी। स्वैप इन होना, स्वैप आउट होना। स्वैप इन होने का मतलब क्या है, रैम से हार्ड डिस्क की तरफ जाना। स्वैप इन होने का मतलब क्या है, हार्ड डिस्क से रैम की तरफ आना। और स्वैप आउट होने का मतलब क्या है, रैम से हार्ड डिस्क की तरफ जाना। अच्छा, ये जो स्वैपिंग का वर्ड है ये रैम के साथ इस्तेमाल होता है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। जब आप कहते हैं कि कोई जॉब स्वैप आउट हो गया है तो आप समझ जाएं कि रैम से कोई जॉब जो है वो बाहर चली गई है। जब आप कहते हैं कि ये जॉब स्वैप इन हुआ है तो समझ जाएं इसका मतलब क्या है कि किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज से वो जॉब रैम में आया है। तो ये जो स्वैपिंग का वर्ड है ये रैम के साथ इस्तेमाल होता है, हम किसी भी दूसरे डिवाइस के लिए ये टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो हार्ड डिस्क से चीजें जो हैं, एप्लीकेशन जो हैं वो रैम में आती हैं, उस दौर में भी आती थी। आप स्टोर्ड एप्लीकेशन को उठा के हार्ड डिस्क से रैम में ले जाते थे तो स्वैप इन हो जाता था। और कोई भी एप्लीकेशन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको स्टोर कराना चाहते हैं तो वो रैम से निकल के स्टोर होके आपके हार्ड डिस्क के ऊपर आ जाता था। तो ये स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट भी ये टाइम शेयरिंग के सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जी ऑनलाइन कम्युनिकेशन। तो वो जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि ये यूजर के इंटरैक्शन का इंतजार करता था। जब इनको यूजर से इनपुट लेने की जरूरत होती थी तो रुक जाती थी एप्लीकेशन। सर्वर जो है सेंट्रलाइज सीपीयू वो
कमांड भेजता था टर्मिनल के पास कि भाई आपसे इनपुट मांगा जा रहा है, ये इनपुट प्रोवाइड कर दें। आपने इनपुट दिया तो उसके बाद सीपीयू उसको दोबारा असाइन होता था। जब भी उसकी बारी दोबारा आती थी, सीपीयू का टाइम उसको असाइन होता था और वो प्रोसेसिंग दोबारा उस इनपुट को लेकर के उसकी एप्लीकेशन फर्दर आगे चलती थी। फिर ये कह रहा है लास्ट पॉइंट, ऑनलाइन सिस्टम मस्ट बी अवेलेबल फॉर यूजर्स टू एक्सेस डाटा एंड कोड। ये एक बेनिफिट है किसी भी ऑनलाइन सिस्टम का कि आप किसी भी वक्त उस एप्लीकेशन से जुड़ी किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, उसके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, डाटा को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी भी वक्त इनपुट दे सकते हैं, हाफ प्रोसेस्ड डाटा या रिजल्ट्स को देख सकते हैं। तो ये यूज़र को ये फैसिलिटी थी कि अपनी एप्लीकेशन से जुड़ा जितना भी डाटा है वो आप देख सकते थे, उसके कोड को भी देख सकते थे और उससे जुड़ी जो फाइल्स हैं वो सारी की सारी विजिबल थी, जैसे करंटली हमारे पास होता है सिस्टम में कि जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास है उससे जुड़ा सारा, उससे रिलेटेड सारा डाटा आपके लिए एक्सेसिबल होता है। सो ये है जी वो दौर जो हमारे पास 60s तक ये चला, मिड 60s या यूं कह लें 67-68 तक जो थे, 1967 या 1968 तक हमारे पास ये टाइम शेयरिंग का जो दौर था ये चला है। हमने 3 सिस्टम मेन फ्रेम सिस्टम में डिस्कस कर लिए। ये दौर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और मिनी कंप्यूटर्स का है। चूँकि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि हार्डवेयर में इन दोनों जो टाइप ऑफ कंप्यूटर्स है ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, साइजेस दोनों के बड़े थे, सिर्फ टेक्नोलॉजी का डिफरेंस आ गया था। तो इनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए थे उनको नाम दिया गया था, मेन कैटेगरी जो थी उनको नाम दिया गया था मेन फ्रेम सिस्टम्स का। इस कैटेगरी के अंदर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम आए। पहला जिसको हमने कल डिस्कस किया, बैच सिस्टम आया सबसे पहले। उसकी क्या लिमिटेशंस थी, क्या बेनिफिट्स थे, वो आपने देखे। बैच सिस्टम की लिमिटेशंस को देखते हुए हमने मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम बना लिए थे, वो मेन फ्रेम सिस्टम के अंडर ही। उसने पिछली की लिमिटेशंस के ऊपर काम किया और किसी हद तक चीज़ों को बेहतर किया। और फिर मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम से आ गए हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ने फर्दर लिमिटेशंस के ऊपर काम किया जो बैच की लिमिटेशंस थी, और हमारे पास अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गए कि ज़्यादा बेहतर हो गए। सीपीयू की आइडलनेस ख़त्म हो गई, ख़त्म तो आज भी नहीं हुई है लेकिन काफ़ी हद तक कम हो गई है। मेमोरी की अच्छे से मैनेज किया जाने लगा है, एक से ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो मेमोरी में आ रहे हैं, और जो ऑनलाइन इंटरैक्शन या आप जिसे कहते हैं कि इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग का जो दौर था उसका आगाज हो गया। सो ये जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स हम आज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी देखते हैं। आज भी हमारे पास रैम एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस ऑक्युपाई करता है। आज हमारे सीपीयू का टाइम जो है वो मल्टीप्लेक्स किया जाता है, और आज भी हम अपनी एप्लीकेशन को, जब एप्लीकेशन आपसे डिमांड करता है तो वो हम उसको इनपुट या उसके साथ इंटरैक्ट जो है कर सकते हैं। ये बेनिफिट्स आज के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मौजूद हैं। तो प्लसेस आज के भी हैं, जो पिछले प्लसेस हैं वो हम साथ लेके चल रहे हैं, मगर जो खामियां इनमें अगर रह गई हैं वो फिर हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। यहाँ पे हमारा मेन फ्रेम सिस्टम्स जो थे वो दौर कंप्लीट हो जाता है। 3 ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें थे। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम डेस्कटॉप सिस्टम की तरफ आएंगे, जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स का दौर है उसकी तरफ हम आएंगे। उसमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनकी क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने एरा भी आपको बताया, ईयर वाइज भी आपको बताया, और साथ साथ हर ईयर में किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी हम ले रहे हैं।
आपको लेक्चर्स की समझ आ रही हो तो काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई इम्प्रूवमेंट फर्दर आप देखना चाहते हैं, कोई और रिक्वायरमेंट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए। अगर कमेंट नहीं, मेरा ईमेल एड्रेस होगा आप लोगों के पास, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि चीज़ें आपको कितनी समझ आ रही हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, किसी की भी तरह की क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू जी।